हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। मैं आरती सिंह आप सभी का बहुत ही वेलकम कर रही हूँ अपने चैनल पे। तो जैसा कि आप सभी को शॉर्ट्स से पता चल गया होगा कि जो मैं शॉर्ट वीडियो अपलोड की थी थोड़ी देर पहले, इवन आज के ही वीडियो में, कि एक चैप्टर में जो है मैं आपका पूरे 11th का सेल चैप्टर डिस्कस करूँगी जो कि एस्टेट के लिए है, और मैं खुद भी एस्टेट में अपेयर हो रही हूँ। तो पहले तो ये होता है कि सेल चैप्टर से आते हैं क्वेश्चन। क्या देखिए, जो सेल होता है ना वो बॉटनी और जूलॉजी दोनों का पोर्शन है, तो मुझे इसको पढ़ना पड़ेगा। हाँ, हम लोग जो है थोड़ा सा प्लांट्स का ना देख के हम लोग क्या करेंगे, एनिमल्स वाले पे ज़्यादा फोकस करेंगे। और फिर उसी के हिसाब से आज जो हूँ मैं इस पूरे चैप्टर को डील करूँगी। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जितने भी लोग हमारे चैनल से जुड़े हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर भी करें और वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। सो बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो देख सकते हो यहाँ पे सबसे पहले मैंने यहाँ सेल का डिफिनेशंस किया है। सेल इज़ ए डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। हम लोगों को बिना कुछ सोचे समझे याद रखना है कि सेल क्या होता है। एक डिफाइनिंग फीचर है किसका, तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं इनमें। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्लांट्स भी आते हैं और एनिमल्स भी आते हैं। तो आप समझ सकते हो कि मैंने इस चैप्टर को पहले क्यों रखा, क्योंकि इसको बायोलॉजी का, इवन जूलॉजी, पूरे बायोलॉजी का इसको बैकबोन कहा जाता है, रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, क्योंकि ये जो है संभालता है पूरी बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट को। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट हम लोग टर्म देखते हैं ऑर्गेनिज्म को। तो ये क्या होते हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो दो कैटेगरी में होते हैं। पहले जो होते हैं उनको हम लोग यूनिसेलुलर कहेंगे और दूसरे वाले को मल्टीसेलुलर कहेंगे। अब जो यूनिसेलुलर होते हैं उनमें कौन कौन से आ जाएंगे, मैंने एग्जाम्पल भी रख दिए यहाँ पे, ताकि, और पूरी ये एनसीईआरटी है और इसमें लास्ट में मैं एनसीईआरटी का पेज भी आप सभी के साथ डिस्कस करूँगी। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और आप सभी से काइंडली रिक्वेस्ट है कि हमारे इस एफर्ट को अपना पॉजिटिव वाइब्स दें, इसे सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। सो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं कौन कौन हो जाएंगे, तो बैक्टीरिया हो जाएगा और अमीबा हो जाएगा। थोड़ा सा मैं समझा देना चाहती हूँ कि यूनि मतलब होता है वन, यानी कि एक सेल से बने हुए जिस भी ऑर्गेनिज्म का बॉडी होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, यूनिसेलुलर कहेंगे। यानी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ ओनली वन सेल्स, सो कॉल्ड द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं दे आर केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। मतलब ये जो होता है केपेबल होता है इंडिपेंडेंटली एग्जिस्टेंस के लिए, यानी कि पाए जाते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं इसमें, केपेबल परफॉर्मिंग ऑल इसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ। और साथ में जितने भी यूनिसेलुलर होते हैं वो अपनी बॉडी के सारे इसेंशियल फंक्शंस को क्या करते हैं, तो करने के लिए परफॉर्म करते हैं और उसके लिए वो कैपेबल होते हैं। तो उम्मीद करते हो यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि जो मल्टीसेलुलर होते हैं उसमें कौन आ जाएंगे, ह्यूमन बींग्स आ जाएंगे, कई प्लांट्स भी आ जाते हैं, बड़े बड़े ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, या फिर जिनकी बॉडी जो होती है बहुत सारे सेलों से मिलकर बनी होती है, बहुत सारी कोशिका से मिलकर बनी होती है। तो उन सभी में जो होता है ये, उन सभी को हम लोग क्या कहते हैं, मल्टीसेलुलर कहते हैं। पहले मैं बता देना चाहती हूँ कि हमारा जो वीडियो होगा वो बाइलैंग्वेज होगा। नोट्स तो आपको मिल जाएंगे इंग्लिश में, मगर मैं हिंदी में समझाते हुए चलूंगी, तो ये दोनों लैंग्वेज वाले बच्चे इसको देख सकते हैं। सो सेल इज ए फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल जो होता है हमारे जीवन की, यानी कि किसी के भी जीवन की जो होती है वो फंडामेंटल यूनिट है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात है और स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। ये हम लोग ना क्लास 8 से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग यहाँ पे कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। ये जो बॉक्स है ना, ये बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी से यही कहूँगी कि इस बॉक्स पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देंगे और देख रहे होंगे कि हम जो है इसको हॉट्स वाले पॉइंट में डाले हैं। मतलब ये थोड़ा सा याद रखना है अच्छे से, और ये पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, बट फिर भी देखिए, जो रॉबर्ट हुके उन्होंने क्या किया, डिस्कवर्ड सेल को डिस्कवर्ड किया। और कौन से सेल को, तो ये डेड सेल को किया था, इसीलिए। और आपसे पूछा जाएगा हु डिस्कवर्ड सेल, तो रॉबर्ट हुक। हु डिस्कवर्ड डेड सेल, तो उसमें भी क्या हो जाएगा, रॉबर्ट हुक ही हो जाएगा। नेक्स्ट एंटोनी वैन लीeuwenhoek की बात करते हैं, डिस्कवर्ड द लिव सेल, यानी कि लिविंग सेल को देखे। रॉबर्ट ब्राउन जो है 1831 ईस्वी में डिस्कवर किया न्यूक्लियस की। और यहाँ पे जो होती है ना माइक्रोस्कोप की खोज 1950 में हो गया था। और डिल्स ऑफ ऑल लाइक सेल मेम्ब्रेन एंड राइबोसोम, मतलब इसी की मदद से जितने भी सेल थे उसके राइबोसोम एवं न्यूक्लियस को देखा गया था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पे कुछ फीचर्स दिए गए हैं, तो उस फीचर्स को देख लेते हैं। जो सेल होते हैं, ये एनसीईआरटी का ही है, सेल होते हैं, उसके यहाँ पे देखिए फीचर है, उसके बाद ट्रैकिट्स और लॉन्ग कितना लंबा होता है ये भी। सबसे पहले हम लोग आरबीसी के बारे में देखें, तो आरबीसी देख सकते हैं यहाँ पे 7 माइक्रोमीटर में ये होते हैं। और इसका कैसा होगा, तो ये राउंड होगा, यानी गोल होता है, और साथ में ओवल शेप का होता है। ओवल मतलब क्या होता है कि दोनों तरफ से उभरा हुआ शेप होगा, ओवल शेप होता है ये, जस्ट लाइक सपोज इस शेप का होता है। ठीक है, या फिर आप इसको डिस्क शेप का भी ऐसे कर सकते हो। ठीक, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं WC का। ये अमीबॉइड होता है। क्लुमिनर सेल जो होते हैं वो लॉन्ग होते हैं, और नेक्स्ट में जो नर्व सेल होते हैं वो ब्रांच होते हैं और लंबे होते हैं। लंबाई की बात करेंगे क्लुमिनर का, तो ये हो जाएगा 1 से 2 माइक्रोमीटर, और जो नर्व सेल होते हैं वो 3 से 4 माइक्रोमीटर होते हैं। ओके,
सो यहाँ पे अब हम लोग देख रहे हैं कि ओवरव्यू देखते हैं सेल का। तो देखिए टाइप सेल की बात करेंगे, ओनियन पिल सेल, यानी कि प्लांट्स में जो है ओनियन पिल सेल्स को देखा गया था। जो प्याज होते हैं उसके जब फर्स्ट वाले लेयर को हम लोग हटाते हैं तो उसके बीच से एक वाइट कलर का ट्रांसपेरेंट निकलता है, तो उसी को हम लोग ओनियन पिल सेल कहते हैं। तो यहाँ क्या होता है, इसमें सेल वाल जो होंगे वो परसेंट होंगे, मतलब जितने भी प्लांट सेल होंगे यहाँ से आप उसके कैरेक्टर को भी याद कर सकते हैं कि सेल वाल परसेंट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट भी परसेंट होता है, और जो वैक्यूल्स होते हैं वो भी परसेंट होते हैं, और सेंट्रियोल्स जो होता है यहाँ पे नहीं होता है। नेक्स्ट हम लोग देखिए यहाँ एक पॉइंट्स और यहाँ हम लोगों को देखना है कि जो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल वाल यहाँ पे पाया जाता है। मगर यहाँ पे जो अगर ओवरव्यू में देख रहे हैं कि जो एनिमल सेल है तो इसमें ह्यूमन चिक सेल को रखा गया था, ह्यूमन चिक सेल को रखा गया एनिमल में। तो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल क्या हो जाएगा, मेम्ब्रेन हो जाएगा। यहाँ पे आउटर मोस्ट लेयर कौन होता है, तो सेल मेम्ब्रेन होता है, और प्लांट में कौन होता है, तो सेल वाल होता है। अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे सेल वाल एब्सेंट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट भी एब्सेंट होता है, देखिए निगेटिव लिखा हुआ है। सेंट्रल वैक्यूल्स जो होता है वो भी एब्सेंट होता है, और जो सेंट्रियोल होता है ये यहाँ पे प्रेजेंट होता है। और इसी के हेल्प से यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सेल डिविजन्स होते हैं, यानी कि जो सेल होते हैं उसमें ग्रोथ भी देखने के लिए मिलता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में हम लोग यहाँ पे सेल थ्योरी को देख लेते हैं। ये सेल थ्योरी लिखा हुआ है, ठीक है, सेल थ्योरी। तो जो सेल थ्योरी में हम लोगों को तो जो सेल थ्योरी होते हैं, सेल थ्योरी में देखना है कि सेल थ्योरी दो साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया था, स्लाइडेन एवं श्वान के द्वारा। और इनकी सबसे खास बात क्या थी कि यहाँ पे जो है एक तो बॉटनिस्ट थे और दूसरा जूलॉजिस्ट थे, और दोनों ने मिलकर सेल थ्योरी को दिया है। तो देखिए 1838 की बात करते हैं। 1838 में जो है यहाँ पे स्लाइडेन जो कि जर्मन बॉटनिस्ट हैं, और इन्होंने क्या एग्जामिन किए मेनी प्लांट एंड ऑब्जर्व डैट ऑल प्लांट आर मेड अप ऑफ सेल, ठीक है, मेड अप ऑफ सेल विच मेक डिफरेंट टिश्यू। मतलब यहाँ पे क्या होता है कि इन्होंने एग्जामिन किया 1838 में कि जितने भी प्लांट्स थे वो सारे प्लांट्स होते हैं मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स, ठीक है, और डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू। तो पहला इन्होंने ये देखा। नेक्स्ट हम लोग 1839 में जो है यहाँ पे श्वान महोदय हैं, स्लाइडेन एवं श्वान, ठीक है, जो कि क्या है, ब्रिटिश से हैं, और ये जूलॉजिस्ट हैं। इन्होंने एनिमल सेल को लिया और यहाँ देखा कि सराउंडेड बाय सेल मेम्ब्रेन, एनिमल सेल जो होता है वो घिरा हुआ किससे, तो सेल मेम्ब्रेन से, और प्लांट सेल जो होता है सराउंडेड बाय सेल वाल। आप यहाँ पे याद रख सकते हैं, पूछ सकता है डीपली कि जो श्वान है उन्होंने क्या देखा, तो उन्होंने देखा था कि जो प्लांट सेल थे वो सेल वाल से घिरे हुए थे, बट जितने भी एनिमल सेल थे वो किससे घिरे हुए, तो वो जो है यहाँ पे घिरे हुए थे सेल मेम्ब्रेन से। अब हाइपोथेसिस क्या निकल के आया इनका कि ऑल प्लांट एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। मतलब सेल थ्योरी में क्या कहा गया कि जितने भी प्लांट हैं या फिर एनिमल्स है सभी जो है सेल और सेल के प्रोडक्ट के द्वारा बने हुए हैं, ठीक है। ये चीज़ें तो यहाँ क्लियर हो जाती है, मगर सबसे बड़ी कन्फ्यूजन की बातें क्या हुई थी कि ठीक है जो सेल जितने भी प्लांट है, एनिमल है, मतलब जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो बने हुए हैं सेल या सेल के प्रोडक्ट से, मगर फिर सेल किससे बना हुआ है, सेल जो है वो किससे बना हुआ है, ये क्वेश्चन मार्क था यहाँ पे। तो इसके बारे में हम लोग आगे वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। तब तक के लिए आप लोग जो है हमारे वीडियो को लाइक करते रहे और सब्सक्राइब भी करते रहे चैनल को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो स्लाइडेन एंड स्वान गेव सेल थ्योरी बट इट डिड नॉट एक्सप्लेन हाउ न्यू सेल आर फॉर्म्ड। यही चीज़ें मैं पहले बता दी कि जो सेल था वो किससे बना हुआ है। तो इसके लिए एक नए साइंटिस्ट का नाम उभर के आया है, वो है रोडोल्फ वर्चू। ये नाम आपको याद रखना है। 1859 में इन्होंने क्या कहा, इनका एक स्टेटमेंट था, ओमनी शेलुला ई शेलुला। देखिए आप जब आगे बढ़ोगे ना तो कुछ लोग जो होते हैं वो आपको हमेशा कुछ ना कुछ बातें से पूछेंगे ताकि आप जो है उसका जवाब ना दे पाओ, तो फिर वो आपको नीचे दिखेगा। वही चीज़ें यहाँ पे हुई थी। जो स्लाइडेन एंड स्वान थे इन्होंने सबसे बड़ी अचीवमेंट यही थी कि सेल थ्योरी के तहत उन्होंने बता दिया कि जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो किससे, लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर डेड ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो सारे जो होते हैं सेल या सेल के प्रोडक्ट से बने होते हैं, मगर बेसिकली यहाँ पे लिविंग की बात की गई है। और तो उनसे एक जो रोडोल्फ वर्चू उन्होंने जाके पूछ दिया, ठीक है आपने ये तो बता दिया कि जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सेल या फिर सेल के प्रोडक्ट से बने हुए हैं, तो आप मुझे ये बताइए कि सेल किसके बने हुए हैं। और हर जानकारी तो हर किसी के पास नहीं होता है ना, तो फिर उन्होंने इसका जवाब नहीं दे पाया। और इसी के लिए जो है उनको पता था, और अक्सर जो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं ना उनको शायद उनका आंसर जो होता है वो पता होता है। तो इन्होंने फिर रोडोल्फ वर्चू ने ये स्टेटमेंट दिया, ओमनी शेलुला ई शेलुला। और इसका मतलब होता है कि जो भी सेल होते हैं वो पूर्व निर्मित सेल से बने होते हैं, मतलब नए सेल जो होंगे वो किससे बने होंगे, प्री एग्जिस्टिंग सेल से बने होते हैं। तो यहाँ एक स्टेटमेंट लिख सकते हो आप लोग कि ऑल न्यू सेल आर मेड अप ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल, प्री एग्जिस्टिंग सेल। मतलब क्या होता है यहाँ पे कि जितने भी सेल होते हैं ये क्या हो जाएंगे, ये पूर्व निर्मित सेल से बने होते हैं। ये यहाँ पे आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। और ये स्टेटमेंट किसने दिया, तो ये रोडोल्फ वर्चू ने दिया। और इसके लिए जो टर्म यूज किया गया वो कौन सा टर्म था, तो वो था ओमनी शेलुला
ओमनी सेलुला ई सेलुला। ओके, हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप सभी को पता था कि आज का जो वीडियो वो थोड़ा लंबा होने वाला है, तो आप सब पेशेंस के साथ जुड़े रहे और हमारे इस वीडियो के प्रोसेसिंग में मेरा जो है मोटिवेशन थोड़ा सा हाई करें। और देखती हूँ आज जो है पूरा कंप्लीट नहीं होता, तो इसको मैं 2 वीडियो में ज़रूर कंप्लीट कर दूँगी। तो आप और साथ में जो है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स के क्वेश्चंस भी मैं करवा दूँगी इसी वीडियो में साथ साथ। ओके, तो आगे हम लोग देख रहे हैं कि इसमें क्या कहानी है। तो देखिए, एक सेल लिया गया है। नॉर्मली ये शेल है और शेल में ये बताया गया है कि सेल के अंदर ना एक लिक्विड होता है, चिपचिपा पदार्थ होता है, जिसको क्या कहा जाता है, तो साइटोप्लाज्म कहा जाता है। और ये साइटोप्लाज्म क्या होते हैं, इसको लेके हम लोग यहाँ देख लेते हैं। तो जो साइटोप्लाज्म है सेमी फ्यूल्ड है, ठीक है। ये मतलब पूरा सॉलिड भी नहीं होता और पूरा लिक्विड भी नहीं होता, ये चिपचिपा होता है, मतलब एक लसलसा टाइप का होता है, लपड़ाने वाले टाइप का होता है ये, ठीक है। ऑक्यूपाई वॉल्यूम द सेल। और मेन एरिया जो होता है इसमें जो होता है सेलुलर एक्टिविटी कहाँ पे होगा, पूछा जाएगा कि जो मेन एरिया कौन सा होता है सेल का जहाँ पे मैक्सिमम सेलुलर एक्टिविटी होती है, तो वो आपका कहाँ हो जाएगा, वो हो जाएगा साइटोप्लाज्म में होती है, ये याद रखना है। कीप सेल इन लिविंग स्टेट, ये क्या होता है, जितने भी सेल लिविंग स्टेट में होंगे उन्हीं में ये पाया जाएगा, ये यूनिवर्सल है, सब में होगा। नेक्स्ट टाइम हम लोग बात करते हैं राइबोसोम को लेके, तो यानी कि सेल के अंदर इस सेल का एक ऑर्गेनेल होता है जिसका नाम है राइबोसोम। तो राइबोसोम को लेके हम लोग यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। जो राइबोसोम होता है वो नॉन मेम्ब्रेन बॉन्ड जो होता है पार्टिकल होता है, ये यूनिवर्सल है, ये दोनों में पाए जाएंगे, प्लांट में भी होंगे और एनिमल्स में भी होंगे। मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि जो राइबोसोम होता है वो नॉन मेम्ब्रेन होता है, इसमें कोई भी मेम्ब्रेन्स नहीं होती है। नेक्स्ट में हम लोग बात करते हैं कि ये यूनिवर्सल होता है, यानी कि दोनों सेल में होगा, प्लांट में भी होगा और एनिमल में भी होगा। कैन बी फाउंड इन साइटोप्लाज्म एसोसिएटेड टू आर। मतलब ये जो होता है पाया जाता है किसमें, साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, और एसोसिएट होता है, जुड़ा होता है आर। अगर मान लीजिए ये किसी के साथ अगर जुड़ जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, आर कहते हैं। इन माइटोकॉन्ड्रिया में एंड क्लोरोप्लास्ट, साथ में ये क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट में भी होता है। आर का मतलब होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इन प्रोकैरियोट्स एसोसिएटेड विद सेल मेम्ब्रेन, ये प्रोकैरियोट्स में क्या होता है कि सेल मेम्ब्रेन के साथ होता है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ क्या बोला जा रहा है कि कॉल्ड द पैलेट पार्टिकल, यानी कि इसको क्या कहा जाता है, इसको पैलेट पार्टिकल कहा गया। कब कहा गया, तो 1953 में कहा गया था। और यहाँ पे देखिए जो राइबोसोम होता है उसको प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। या फिर आपसे पूछ सकता है कि जो सेल होते हैं, सेल के स्मॉलेस्ट ऑर्गेनल कौन होते हैं, यानी कि सबसे छोटे ऑर्गेनल्स कौन हो जाएंगे, तो वो हो जाएगा आपका राइबोसोम हो जाएगा। और इसका जो साइज होता है वो 15 से 20 नैनोमीटर होता है, याद रखिएगा नैनोमीटर होता है, यानी कि 10⁻⁻⁹ ठीक है। नेक्स्ट यहाँ देखिए आगे, यहाँ पे न्यूक्लियस को लेके कहा गया। अब जो सेल होता है, सेल का एक मास्टर माइंड होता है जिसको कि हम लोग क्या कहेंगे, न्यूक्लियस कहेंगे। सेल में जितनी भी एक्टिविटी होती है, इसको जो कंट्रोलिंग पावर होता है वो न्यूक्लियस के पास होता है। जैसे हम लोग ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी में हम लोग क्या बोलते हैं कि अभी मेरा मन नहीं है, या फिर किसी भी चीज़ में ये बोलते हैं कि मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, क्योंकि हम तब देखिए हमारी बॉडी को कौन कंट्रोल करे, हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है हमारा ब्रेन, ठीक है। वो सिग्नल देता है और उसी के हिसाब से जो होता है हम लोग काम करते हैं। सपोज मान लीजिए कि अगर आपको एक अभी जैसे एग्जाम का समय चल रहा है, और होता क्या है कि हमारी जो इच्छा शक्ति होती है, अरे थोड़ा सा सो लेते, लेजिनेस वाला फील होता है डे टाइम में भी, और थोड़ा मौसम भी अभी वेरिएबल्स हो गए, कभी गर्मी कभी बरसात, और जिसकी वजह से पूरा टेम्परेचर भी डाउन हो गया हमारे इन्वायरमेंट का। तो ऐसे में क्या होता है कि हम लोगों को अंदर से फीलिंग आती है कि ओ कितना अच्छा होता है, हम लोग सो जाते हैं, ठीक है सो जाते, मगर हमारा ब्रेन एक सिग्नल देता है कि नहीं अभी एग्जाम है, तो अभी हम लोगों को सोना नहीं है, अभी हम लोगों को पढ़ाई करनी है। तो ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा कि फिर आप जो होता है एकदम सजग हो जाते हैं और पता नहीं नींद कहाँ चली जाती है, पता भी नहीं चलता है। तो ये कौन कंट्रोल किया हमारी बॉडी को, तो हमारी बॉडी को कंट्रोल किया हमारा ब्रेन, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेल होता है, सेल को कौन कंट्रोल करते हैं, न्यूक्लियस। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, मास्टरमाइंड, या फिर इसको बोला जाता है, हाँ मास्टरमाइंड भी बोल सकते हैं हमारे सेल का। तो देखिए ये न्यूक्लियस जो होता है वो डेंस होता है, यानी कि सघन होता है, मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर होता है। मतलब है कि ये डेंस जो होता है यानी कि सघन मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर होता है। तो इसके अंदर में ना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं, क्योंकि जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर जो होता है वो क्रोमोसोम्स वगैरह पाए जाते हैं और वो डबल स्टैंडर्ड फॉर्म में रहते हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, यानी कि डेंस हो जाता है। ये कंटेंस क्रोमोसोम, देखिए अभी पहले भी बता दी थी कि इसमें क्या पाया जाता है, तो क्रोमोसोम पाया जाता है दैट इनफैक्ट कंटेंस डीएनए, या फिर इसको आप क्या कर सकते हो कि इसके अंदर जो होता है वो डीएनए पाया जाता है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं और वीडियो के लास्ट तक जरूर देखिएगा, ऐसा नहीं है कि बीच में छोड़ के भागना, फिर आपको समझ में नहीं आएगी। तो अभी मैं बताई थी आपको कि जो राइबोसोम होते हैं, तो देखिए इसको प्रोटीन फैक्ट्री तो कहा जाता है, मगर प्रोटीन कैसे बनता है, तो एमआरएनए से प्रोटीन बनता है भाया पॉलीसोम के द्वारा। अब एक प्रोसेस है जिसको मैं यहाँ लिख के बता देती हूँ कि देखिए जो आपका डीएनए होता है, डीएनए से क्या बनता है, आरएनए बनता है, और आरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। ये भी जेनेटिक्स में पढ़ना होता है,
ठीक है, और जेनेटिक्स हमारे सिलेबस में भी है। अब देखिए जो डीएनए से आरएनए और आरएनए से यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोटीन में जा रहा है। अब इसको देखिए, इसको क्या बोला जाता है, डीएनए से आरएनए को ट्रांसक्रिप्शन बोला जाता है, थोड़ा शॉर्ट में लिखेंगे। और जो आरएनए से प्रोटीन बनता है इसको बोला जाता है ट्रांसलेशन। ठीक है, डीएनए से डीएनए का बनना क्या कहलाता है, तो रेप्लिकेशन कहलाता है। और यहाँ पे देखिए अगर इधर से मैं इधर जा रही हूँ यानी कि प्रोटीन से आरएनए की तरफ रिवर्स लगा देंगे, नाम सेम ही हो जाएगा। और ये कंप्लीट प्रोसेस को सेंट्रल डॉग्मा कहा जाता है। ठीक है, सेंट्रल डॉग्मा कहा जाता है। तो यहाँ तक क्लियर होगा। नेक्स्ट देखिए राइबोसोम में कुछ और बातें हैं। आरआरएनए और प्रोटीन से ये बना होता है। 70S इन प्रोकैरियोट में ये क्या होता है, 70S होता है। और यूकैरियोट्स में क्या होता है, 80S होता है। अब ये प्रोकैरियोट्स क्या है, यूकैरियोट्स क्या है, इसको मैं आगे डिस्कस करूँगी, मगर थोड़ा सा बता देती हूँ कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं वो थोड़ा सा कम डेवलप होते हैं, जिसमें मेम्ब्रेन्स वगैरह नहीं होते हैं बेसिकली। जो यूकैरियोट्स जैसे भी जितने भी बड़े बड़े ऑर्गेनिज्म हैं वो सब यूकैरियोट्स में आते हैं, और जितने भी स्मॉलर हो जाएंगे वो सारे किस में आ जाएंगे, प्रोकैरियोट्स में आ जाएंगे। और यहाँ देख रहे हैं 50S 30S और 60S 40S। अब यहाँ पे एडिंग जो है थोड़ा देखिए 50 + 30 यहाँ 70 बता रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो राइबोसोम होता है ना कुछ इस तरीके से होता है। तो जो ये जुड़ता है ना, तो सपोज अगर मान लीजिए ये 50 ऊपर है और 30 नीचे है, तो ये जितना भाग इसके अंदर चला गया ना वो काउंट नहीं होता, मतलब 10 यूनिट सपोज इसके अंदर घुस गया, तो इसीलिए 50 और 30 कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 70 हो जाएंगे। ये बायोलॉजी का मैथमेटिक्स। चलिए अब यहाँ पे एक टर्म आता है ATS। एस का मतलब क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं सैंडबर्ग यूनिट या फिर सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। कई बार तो यही पूछा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग डिस्कस करें प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में, रिप्रेजेंटेड बाय बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा, PPLO, स्मॉलर एंड जो डिवाइडेड फास्टर। ये क्या होता है, ये छोटे होते हैं और फास्टली ये डिवाइड करते हैं। इसके जो होते हैं 4 बेसिक शेप बताए गए हैं। बैक्टीरिया वगैरह जैसे हो जाते हैं, यहाँ पे कोकाई हो जाएगा, बेसिलाई हो जाता है जो कि रॉड शेप का होता है, स्पाइरलम जो होता है वो स्प्रिंग लाइक होता है। तो ये 4 जो यहाँ पे शेप बताया गया। और नेक्स्ट लास्ट जो हो जाएगा वो हो जाएगा विब्रियोर, यानी कि जो कोमा शेप का होता है। चलिए इसमें कई सारे पॉइंट्स हमको देखना है। प्रोकैरियोटिक में जो जो चीज़ें पाए जाते हैं उसी मतलब प्रोकैरियोटिक सेल में उसके सेल ऑर्गेनल्स कौन कौन होते हैं उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ प्लाज्मिड को लेके है। प्लाज्मिड क्या होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल होता है, डबल सर्कुलर डीएनए होता है। ठीक है, रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली, ये रेप्लिकेट करता है, कॉन्फर्म्स यूनिक फिनोमेटिक जो होता है कैरेक्टर्स इसमें पाया जाता है। लाइक जो होता है यहाँ पे एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस होता है किसमें, प्लाज्मिड है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ट्यूबलिन का। यहाँ स्ट्रक्चर्स भी बना हुआ है तो आप लोग देख सकते हो। ट्यूबलिन किसको कहते हैं, किसको कहते हैं, जो ट्यूबलिन होता है, ट्यूबलिन वेसिकल्स और लेमिला जो होते हैं इन सभी को मिला के बना गया क्या, मीजोसोम। अब ये क्या होता है कि शेल वॉल फॉर्मेशन करता है और यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में ये हेल्प करता है। रिस्पायरेशन एंड सिक्रेशन में भी ये हेल्प करता है। हम लोगों को यहाँ पे याद रखना है कि जो शेल होता है, शेल में यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल में जो है मीसोसोम का क्या क्या फंक्शन हो जाएंगे, तो शेल वॉल का फॉर्मेशन करना, डीएनए का रेप्लिकेशन करना, डिस्ट्रीब्यूशन करना, और साथ में जो है रिस्पायरेशन और सिक्रेशन करना। ठीक है, यही इसके फंक्शन है। नेक्स्ट में हम लोग बात करते हैं ये क्या करते हैं, सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देता है यानी कि बढ़ाता है। चलिए और कई सारे इसमें स्ट्रक्चर्स है जैसे कि क्रोमेटोफोर है। क्रोमेटोफोर को क्या कहा जाएगा, तो जो क्रोमेटोफोर होते हैं कंटेंट्स पिगमेंट लाइक ब्लू ग्रीन एल्गी। जो क्रोमेटोफोर होते हैं ये कंटेंट्स होता है किसमें, पिगमेंट के तौर पे किसमें, तो ब्लू ग्रीन एल्गी में होता है। नेक्स्ट बात करते हैं इंक्लूजन बॉडी का। ये क्या करता है, ये स्टोर करता है रिजर्व मटेरियल को, जितने भी मेम्ब्रेन लेस होता है। अब सबसे बड़ी बात है ना, जो भी प्रोकैरियोटिक सेल होंगे हम पहले ही बता दिए कि वो क्या होते हैं, मेम्ब्रेन लेस होता है, उसमें सारे में मेम्ब्रेन मतलब मेम्ब्रेन नहीं ही होता है। तो यहाँ पे ये है कि जो मेम्ब्रेन लेस होते हैं उसमें जितने भी मटेरियल्स होते हैं उसको स्टोर करने का काम कौन करता है, इंक्लूजन बॉडी करता है। और आपको ये भी याद रखना है कि जो इंक्लूसिव बॉडी होता है क्या इसमें मेम्ब्रेन होते हैं, नहीं, इसमें मेम्ब्रेन नहीं होते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, देखिए यहाँ पे फॉस्फेट, साइनोफाइसी, ग्लाइकोगोन ग्रेन्यूल्स ये सब पाए जाते हैं। गैस वैक्यूल्स इन ब्लू ग्रीन एल्गी, गैस वैक्यूल इन ब्लू ग्रीन एल्गी एंड पर्पल ग्रीन बैक्टीरिया में क्या होते हैं, गैस वैक्यूल्स भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जो न्यूक्लियाइड होता है प्रोकैरियोटिक में, ये सिंगल क्रोमोसोम्स यहाँ पे पाए जाते हैं। जो न्यूक्लियाइड्स होते हैं, ठीक है, जो न्यूक्लियस होते हैं यहाँ पे सिंगल क्रोमोसोम वाले हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा जो फ्लैजिला, यहाँ पे आगे नेक्स्ट टर्म दिया हुआ है कि फ्लैजिला को लेके कि फ्लैजिला क्या होता है। यहाँ देखिए फ्लैजिला से रिलेटेड दिया हुआ था कि जो फ्लैजिला अक्सर जो होते हैं ये मूवमेंट वगैरह में हेल्प करता है। तो ये भी क्या है, पार्ट है। छोटे छोटे पॉइंट्स है जिसको कि हम लोग आगे भी देखेंगे। चलिए नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं कि पीली के बारे में। पीली क्या होता है, तो जो पीली होते हैं ना, पीली ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, मेडअप ऑफ पिलीन का बना होता है और ये हेल्प करता है कंजुगेशन में यानी कि जुड़ने में, कंजुगेट करना यानी कि जुड़ना होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फिम्ब्रियाई जो होता है, ये क्या होता है, ब्रिस्टल लाइक होता है और साथ में ये ग्रैपिंग करने का काम करता है यानी कि पकड़ने में मदद करता है। मान लीजिए किसी भी चीज़ को पकड़ना होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रैपिंग करना यानी कि फंसाने का ये काम करता है। ठीक है, हाँ नेक्स्ट में आप लोग देख सकते हो कि जो फ्लैजिला होता है यहाँ पे एक्सटेंशन का काम करता है, मेम्ब्रेन एंड फॉर्म सेल वॉल, ये सेल वॉल भी बनाता है। और साथ में ये फिलामेंट, हुक और बेशल बॉडी, इसके पार्ट्स में कौन कौन हो जाएंगे, तो फिलामेंट होता है, हुक होता है और बेशल बॉडी। सपोज ये फ्लैजिला है तो इसके ऊपर वाला फिलामेंट हो जाएगा, फिर बेशल बॉडी हो जाएगा और फिर हुक हो जाता है। ठीक है, तो होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। हम लोग आगे बढ़ते हैं।
तो अभी हम लोगों ने राइबोसोम के बारे में कई सारे पॉइंट्स को पढ़ लिया और राइबोसोम ऑल्सो कंप्लीट भी हो गया। अब हम लोगों को थोड़ा सा पढ़ना होगा यूकैरियोटिक सेल में। बट यहाँ पे एक क्वेश्चन है बहुत ही खूबसूरत है जो कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। तो आप सभी इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। मैं थोड़ा जूम कर दे रही हूँ इसको। तो इसको देखिए, यहाँ पे जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है और इसमें क्या चीज़ है। सिलेक्ट वन। सबसे पहले पढ़ने का एक तरीका होता है, क्वेश्चन को पढ़िए और उसको अंडरलाइन कीजिए। और क्वेश्चन में जैसे नोट दिया हुआ है या ट्रू पूछ रहा है या इनकरेक्ट पूछ रहा है उसको अंडरलाइन कीजिए, क्योंकि हम लोग हमेशा वहीं फंसते हैं। सेलेक्ट वन विच इज़ नॉट ट्रू फॉर राइबोसोम, यानी कि इसमें से कौन सा है एक को सिलेक्ट करना है जो कि राइबोसोम के लिए सही नहीं है। तो वो क्या हो जाएगा, देखिए मेड अप ऑफ 2 सब यूनिट, यानी कि जो राइबोसोम होते हैं वो कितने सब यूनिट के बने होते हैं, 2 सब यूनिट के बने होते हैं। पहले आप यहाँ पे क्लियर कीजिए। तो देखिए हम लोगों ने राइबोसोम के बारे में पढ़ा 70S राइबोसोम और 80S राइबोसोम। अब 70S वाले में हम लोगों ने देखा कि 50S और 30S, तो 2 सब यूनिट हो गए। 80S वाले में हम लोग देखें 60 और प्लस 40, तो यहाँ पे भी 2 सब यूनिट है। मतलब ये सेंटेंस जो है यहाँ सही है। नेक्स्ट में फॉर्म पॉलीसोम, अभी हम लोगों ने बताया कि जो mRNA होता है वो प्रोटीन बनाता है भाया पॉलीसोम के द्वारा, तो ये भी सही है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं मे अटैच टू mRNA की कहानी तो है ही, मतलब यहाँ पे मे अटैच, ये अटैच हो सकता है mRNA से, तो हाँ बिल्कुल हो सकते हैं। और लास्ट पॉइंट है हैव नो रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस। अरे भाई हम लोग तो पढ़े हैं ना कि जो प्रोटीन सिंथेसिस किसके द्वारा होता है, कहाँ पे होता है, मतलब फैक्ट्री कहा जाता है किसका, प्रोटीन फैक्ट्री किसको कहा जाता है, तो राइबोसोम को कहा जाता है। तो ये सेंटेंस गलत कैसे होगा, देखिए ये सेंटेंस क्या होगा, यहाँ पे गलत हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए हमसे क्या पूछा था, नोट ट्रू, यानी कि जो सही नहीं है। तो कौन सा सही नहीं है, 4th वाला, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, आगे बढ़े हम लोग। अब यहाँ पे मैं आप सभी को एनसीईआरटी का इमेज दिखा रही हूँ, एन ओवरव्यू ऑफ सेल, जिसको कि हम लोगों ने कर लिया। और ओवरव्यू में हम सब देखे थे कि क्या क्या पूछा बताए हैं। जो हमारे शॉर्ट नोट्स में था वो क्या था कि हम लोगों ने जो अर्लियर ऑब्जर्व किया था सेल इन ऑनियन पिल्स में, जो कि हम लोग किसमें देखे थे, प्लांट वाले में। और नेक्स्ट जो है ह्यूमन चिक सेल, जो कि क्या था यहाँ पे हम लोग देखे थे एनिमल वाले में। ठीक है, एनिमल वाले में। तो ये दोनों हम लोग देख लिए और इसी के बेसिस पे हम लोग देखें कि किसमें कौन से कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। जैसे कि जो प्लांट था उसमें जो था सेल वाल प्रेजेंट था और यहाँ पे क्या था, सेल वाल नहीं था। देखिए नेक्स्ट में हम लोग, ये ओवरव्यू था स्ट्रक्चर का, जिसको कि हम लोग यहाँ पे क्लियर कर चुके हैं। तो आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पे हम अभी आप सभी को दिखाने वाले जो सेल के बारे में जो फीचर्स आगे देखे थे कि जो रेड ब्लड सेल होता है वो राउंड होगा और बाई कॉनकेव होगा। कॉनकेव ऐसा होता है ना, तो बाई कॉनकेव याद रखिएगा। व्हाइट ब्लड सेल्स होता है वो अमीबॉइड हो जाएगा। क्लुमनर एपिथेलियम से लॉन्ग और नैरो होता है। और साथ में इसकी एक खासियत होती है कि जितने भी न्यूक्लियस होते हैं इसके जो केंद्रक होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, तो ये बेस में होते हैं। जो नर्व सेल होता है वो ब्रांच होगा और लंबा होगा। ट्रैकिड्स जो होता है वो इलोंगेटेड होता है। और मेसोफिल सेल जो होते हैं वो राउंड और ओवल होते हैं। यहाँ तक में कोई दिक्कतें नहीं होनी चाहिए। और अभी हम लोगों ने प्रोकैरियोटिक सेल को देखा कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उनमें क्या क्या चीज़ें होती है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में देखें कि प्रेजेंट बाय बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ, जो कि पहले मैं नोट्स में डाल चुकी, मतलब मैं इसी से नोट्स बनाई ही हूँ। दे में वेरी ग्रेटली शेप एंड स्ट्रक्चर, ये क्या होता है, चेंज होता है, वैरी करता है किससे, अपने स्ट्रक्चर और शेप के बेसिस पे एक दूसरे में क्या होता है, अलग अलग ये होता है। शेप और साइजेस का अलग अलग होता है। यहाँ पे हम लोग जो है ना 4 बेसिक जो होता है वो शेप को देखे थे। वो कौन कौन से 4 बेसिक शेप हो जाएगा, तो देखिए बैक्टीरिया का 4 बेसिक हो जाएगा। वेशलेस जो कि रॉड शेप का, कोकस जो कि स्फेरिकल, विब्रियोर जो कि कोमा शेप का होता है, एंड स्पाइरलम जो कि स्पाइरल शेप का होता है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल फंडामेंटली सिमिलर इवन थ्रू द प्रोकैरियोटिक एग्जिबिट द वाइड वैरायटी ऑफ शेप एंड फंक्शंस। जो यहाँ पे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें बहुत सारी वैरायटी होते हैं किसके, शेप और फंक्शंस को लेके, मतलब अलग अलग होते हैं। तो देखिए यहाँ पे ऑल प्रोकैरियोट्स हैव सेल वॉल। इसमें क्या होता है, जितने भी प्रोकैरियोट्स होते हैं उसमें क्या पाया जाएगा, तो सेल वॉल पाया जाएगा। देखिए और प्रोकैरियोट्स हैव सेल वॉल सराउंडेड द सेल मेम्ब्रेन एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा को छोड़ के। अब यहाँ से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि कौन से ऐसे प्रोकैरियोट्स होते हैं जिसमें क्या होता है कि सेल वॉल नहीं पाया जाता है, तो वो हो जाएगा माइकोप्लाज्मा। अब देखिए द फ्लूइड मैट्रिक्स लाइनिंग, ये सारी चीज़ें जो है डीएनए देख सकते हो कि जेनेटिक मटेरियल बेसिकली नेकेड होता है, उसमें कोई भी कवर नहीं होता है। न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन होता है वो नॉट इन्वेलप नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं कि कई सारे बैक्टीरिया जो होता है हैव स्मॉल सर्कुलर डीएनए होता है आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए। दीज स्मॉलर डीएनए आर कॉल्ड द प्लाज्मिड। इस ये स्मॉलर डीएनए को हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मिड कहते हैं। प्लाज्मिड को लेकर मैं अलग से वहाँ पे नोट्स में लिख ही दी हूँ। द प्लाज्मिड डीएनए कॉन्फर्स कंटेन द यूनिक यहाँ देखिए फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स टू सच बैक्टीरिया। मतलब ये क्या होता है कि फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स जो होता है वो
अलग दिखाता है। अब देखो एक बात बताते हैं, यहाँ टर्म आया फिनोटाइप और जीनोटाइप। अब ये फिनोटाइप क्या होता है, जीनोटाइप क्या होता है। तो देखो फिनोटाइप का मतलब हो गया, ये जेनेटिक्स का पॉइंट है, बट मैं यहाँ पे बता देती हूँ कि जो फिनोटाइप होता है, फिनोटाइप होता है और एक होता है जीनोटाइप। ठीक, अब यहाँ पे याद रखना है कि फिनोटाइप ये बाहरी कैरेक्टर्स को दिखा देगा और जीनोटाइप जो होता है वो अंदर वाले कैरेक्टर, सॉरी सीजन का वेरिएशन है ये। तो जो फिनोटाइप होता है उसमें क्या होता है कि बाहर के कैरेक्टर्स को दिखाता है, मगर जो जीनोटाइप होता है वो अंदर के कैरेक्टर्स को यहाँ पे दिखाता है। और एक आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, आप यहाँ याद रखना जो बैक्टीरिया होता है 1 से 2 माइक्रोमीटर का होगा, पीपीएलओ जो होता है अबाउट 0.1 माइक्रोमीटर हो जाएगा, माइक्रो मतलब होता है 10⁻⁻⁶, वायरस जो होता है 0.022 0.2 माइक्रोमीटर, ये याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट को पहले जो जैसे कि सेल इन्वेलप है उसको हम लोग जो सेल इन्वेलप इट्स मॉडिफिकेशन, ये सारे पॉइंट्स को हम लोग पहले देखते हैं नोट्स से, फिर आएंगे एनसीईआरटी पे। तो एनसीईआरटी और अपने नोट्स को साथ साथ आपको लेके चले ताकि आप लोग देख सकते हो कि मैंने कोई भी पॉइंट्स को यहाँ पे नहीं छोड़ा है। और थोड़ा सा हम सभी को डीपली चलना होगा क्योंकि हम लोग पीजीटी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उसके तहत हम लोग 11th-12th के टीचर बन सकते हैं। तो फिर आप सभी जो है थोड़ा सा डीप में पढ़ेंगे, थोड़ा लंबा क्लास होगा, पेशेंस के साथ रहेंगे और मेरा 100% है आप सभी के साथ, ताकि मैं ये सोच के ये वीडियो बनाई थी ना कि आप सबको समझ में आ जाए, क्योंकि ऑलरेडी मैं खुद भी एक लर्नर हूँ, स्टूडेंट हूँ। तो अगर मुझे समझ आएगा तो आपको भी समझ आएगा, और अगर थोड़ी कमी रह भी जाती है तो आप सब जो है साथ दें और विश्वास करें। आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक है सेल इन्वेलप। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, सेल इन्वेलप प्रेजेंट इन मोस्ट, यहाँ पे देखिए प्रोकैरियोटिक पार्टिकुलरली बैक्टीरियल सेल, मतलब जो सेल इन्वेलप होता है वो किस में पाया जाएगा, ज़्यादातर जो होता है प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है। और यहाँ पे देखिए पार्टिकुलरली बैक्टीरियल सेल्स। ठीक है, अगर हम इसके केमिकल कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं, केमिकली ये क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है सेल इन्वेलप। ठीक है, ओवरऑल प्रोटेक्टिव नेचर का ये होता है, मतलब ये प्रोटेक्ट करने का काम करता है, ये सुरक्षा परत होता है, ये सुरक्षा देने का काम करता है। अब ये बना किससे होता है, तो कंसिस्ट ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन। ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन से ये बना होता है। अब ये ग्लाइकोकैलिक्स क्या होता है, ये आउटर मोस्ट लेयर होता है और ये डिफेंसिव होता है, यानी कि ये लड़ता है, अगर कोई भी चीज़ अटैक करता है तो सबसे पहले इसी पे करता है। और इसको 2 भागों में बांटा गया, एक हो गया स्लिम लेयर और दूसरा हो जाएगा यहाँ पे कैप्सूल। ठीक है, और जो स्लिम लेयर होता है वो लूज होता है और जो कैप्सूल होता है वो टफ होता है, यानी कि कठोर होता है। नेक्स्ट देखिए सेल वॉल की बात करते हैं, तो गिव शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ सेल, ये क्या करता है, आकार देने का काम करता है और संरचना भी देता है। एंड प्रेजेंट होता है ये बैक्टीरियल सेल में फ्रॉम द फ्रॉम, देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, प्रेजेंट बैक्टीरियल सेल फ्रॉम ब्रस्टिंग एंड क्लास्पिंग। अब ये क्या करता है, इसको एक ना मतलब सुरक्षा ये भी देने का काम करता है, वो किससे, या ना तो इसको ब्रस्ट होने देता है और ना ही इसको पिचकने देता है, मतलब ये जो होता है इसके अंदर के जो कंटेंट्स होते हैं उसको भी मेंटेन रखता है ताकि वो ना तो पिचके और ना ही जो है ये ब्रस्ट कर पाए। यानी कि ऐसा ना हो कि अगर मान लीजिए कि अंदर में साइटोप्लाज्म का लेवल अगर ज़्यादा हो गया तो ये ब्रस्ट करे, पहले ये क्या करता है कि रेसिस्टेंस कैपेसिटी देने का काम करता है। कौन, तो सेल वॉल। ठीक है, नेक्स्ट में हम लोग देखिए सेल मेम्ब्रेन को देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग ग्लाइकोकैलिक्स देख लिए थे, सेल वॉल देख लिया, नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो सेल मेम्ब्रेन हो जाएगा, तो उसको देखते हैं। तो देखिए जो सेल मेम्ब्रेन है स्टडीज़ डन ऑन आरबीसी, इसका जो स्टडी है वो किस पे, आरबीसी पे डन किया गया था। मतलब पूछा जाएगा कि सेल मेम्ब्रेन की स्टडी किस पे किया गया था, तो आरबीसी पे, रेड ब्लड सेल पे किया गया था। मेनली कंपोस्ट ये किसका बना होता है, तो लिपिड का होता है, प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, और ऑन केस ऑफ द एक्सट्रैक्शन। ठीक है, अब देखिए मेजोरिटी अगर पूछा जाए तो फॉस्फोलिपिड इसमें प्रेजेंट होते हैं एज बाई लेयर के फॉर्म में, यानी कि फॉस्फोलिपिड इसमें होता है किसमें, तो सेल मेम्ब्रेन में। और ये कैसे होता है, एज ए बाई लेयर ये होता है। अब बाई लेयर का मतलब है इसमें 2 लेयर्स हो जाएंगे, एक होगा इंट्रेंसिक और दूसरा होगा एक्सट्रेंसिक। और जो इंट्रेंसिक होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, तो ये होते हैं इंट्रेंसिक वाले अंदर होते हैं और एक्सट्रेंसिक वाले बाहर होंगे। तो यहाँ देखिए पार्टिकुलरली यहाँ पे पार्शियली होता है और साथ में यहाँ देखिए एक्सट्रेंसिक जो होता है वो पेरीफेरल यानी कि चारों तरफ होता है। अब देखो यहाँ पे बाई लेयर की बात हो रही है, फॉस्फोलिपिड की बात हो रही है, तो यहाँ एक स्ट्रक्चर है, बस इसे बता देते हैं। इसमें पोलर हेड होता है, जो पोलर हेड होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है। ठीक है, और जो नीचे का टेल होता है ना वो नॉन पोलर होता है, नॉन पोलर टेल्स पाए जाते हैं जो कि हाइड्रोफोबिक। फोबिक वर्ड का मतलब होता है डर लगना, इसको पानी से बड़ी डर लगता है। सेलेक्टिवली परमेबल होता है, इंटरेक्ट विद द आउटसाइड वर्ल्ड। ठीक है, ये इंटरेक्ट करता है आउटसाइड बाहर के इन्वायरमेंट से, बट ये क्या होता है सेलेक्टिवली परमेबल होता है। कौन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नेक्स्ट में हम लोग बात करते हैं कि बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ सेल इन्वेलप बैक्टीरिया कैन बी ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। मतलब सेल इन्वेलप के बेसिस पे जो बैक्टीरिया होता है उसको 2 फॉर्म में बांटा गया, एक जो हो जाएगा वो ग्राम पॉजिटिव हो जाएगा और दूसरा जो हो जाएगा वो ग्राम निगेटिव हो जाएगा। तो सेल मेम्ब्रेन में हम लोगों ने क्या क्या देखा, आरबीसी पे इसका स्टडी किया गया, तो ये बना होता है लिपिड और प्रोटीन का बना होता है, ये बाई लेयर्स होते हैं, फॉस्फोलिपिड
फोस्फोलिपिड जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं और किसके फॉर्म में, तो बाई लेयर के फॉर्म में होंगे। बाई लेयर मतलब इंट्रेंसिक और एक्सट्रेंसिक हो जाएंगे। यहाँ पे पोलर हेड होता है जो कि हाइड्रोफिलिक होता है, पानी में डूबे हुए रहेगा, इसको मजा आता है पानी में। और जो टेल होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है, यानी कि इसको पानी से डर लगता है। और देखिएगा यहाँ पे अगर पूछा जाएगा जो टेल होता है ना वो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इसमें होते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सिलेक्टिवली परमेबल ये होता है, आउटसाइड इन्वायरमेंट के साथ ये इंटरेक्ट तो करता है मगर सिलेक्टेड से करता है, सबसे नहीं। ऐसा नहीं कि सभी को अपने अंदर आने देगा और बाहर जाने देगा, ऐसा नहीं होता, वो सिलेक्ट करके अंदर लेता है। और परसेंट ऑन द नेचर ऑफ सेल, यहाँ पे सेल इन्वेलप, बेस्ड ऑन नेचर ऑफ सेल इन्वेलप बैक्टीरिया। जैसे मान लीजिए कि सेल इन्वेलप के बेस पे जो है अलग अलग किया गया बैक्टीरिया को, एक को ग्राम पॉजिटिव बोला गया और दूसरे को ग्राम निगेटिव बोला गया। तो आज का जो ये वीडियो लेक्चर है उसको मैं यहीं तक रखूँगी, कल का थोड़ा लंबा होगा, तो आप सभी जो है ज़रूर देखिएगा इसके नेक्स्ट पार्ट को। और उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद भी आएगा, बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चंस भी आपको करवाया और ऐसे ही मैं पूरे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करवाऊंगी आप सभी को, जो भी हमारे साथ हैं। मतलब हम लोग तो साथ मिलकर पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ा रही, साथ मिलकर पढ़ रहे हैं। और ये वीडियो वो भी बच्चे देख सकते हैं जो कि क्लास 11th में है। तो मैं अपने दोनों चैनल पर डालूंगी। एक चैनल का नाम जैसे कि आप सभी को पता होगा @बायोलॉजी एडुकेशन हब, बायोलॉजी एडुकेशन हब, और दूसरा स्तरीय स्टडी सर्कल। ये चैनल जो है ना मेनली इस पे मैं अपना स्टडी ब्लॉग्स वगैरह डालती हूँ, जो प्रिपरेशन चल रहा है मेरा। और इस पे मैं पहले ऐसे मतलब पढ़ाती थी एक कोचिंग सेंटर में और खुद का भी था मेरा। तो अभी वो सारी ऑफलाइन सेंटर बंद हो गए हैं, तो फिर से मैं एक इनिशिएटिव ली हूँ ऑनलाइन पे। और आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि नई जर्नी में मेरा साथ दें और हम सब मिलकर आगे बढ़ते। हर हर महादेव, जय माता।